दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों के क्विक रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण खंड, रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले आइए जानते हैं कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो आप जान लीजिए, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र यानी इजिप्ट देश के शब्द कीमिया से हुई है। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग और इसके अध्ययन को केमीटेकिंग कहा जाता है। दोस्तों रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य जो हैं मैटर, उनके 3 प्रकार होते हैं: तत्व यानी एलिमेंट, यौगिक यानी कंपाउंड्स और मिश्रण यानी मिक्सचर। तो याद रखिएगा, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण है और आप जान लीजिए कि इस शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के शब्द कीमिया से हुई है। इसका अर्थ काला रंग होता है। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। सबसे पहले तत्व यानी एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है, यानी एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। याद रखिएगा, तत्व या ये एलिमेंट किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तत्व द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं: ठोस, द्रव और गैस में। ठोस में जैसे सोडियम और कार्बन, द्रव में पारा, गैलियम और ब्रोमीन तथा गैस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आदि। तो याद रखिएगा, तत्व जो हैं द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। यौगिक यानी कंपाउंड के बारे में जानते हैं कि कंपाउंड किसे कहते हैं। तो ये शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं। जैसे जल का फार्मूला है H2O, यह एक यौगिक है। तो यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं जो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। मिश्रण के बारे में जानते हैं, मिश्रण या मिक्सचर। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों यानी तत्व या यौगिक दोनों के अनिश्चित अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। इन अवयवी पदार्थों को सरल यांत्रिक या भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे जो वायु है यानी एयर, ये अनेक गैसों और धूल कणों का मिश्रण है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है और सभी समांगी मिश्रण जो है वो विलयन होते हैं। मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो आप जान लीजिए, मिश्रण को 2 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है: समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, यानी होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण क्या होता है? तो इसमें प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन और गुण एक समान होता है, जबकि विषमांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन और गुण एक समान नहीं होता है। विलयन या सॉल्यूशन किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, यानी पदार्थों की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, उन्हें विलयन कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है उसे विलायक यानी सॉल्वेंट और कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को विलेय यानी सॉल्यूट कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मूल कणों के बारे में जान लेते हैं। मूल कण जो हैं ये 2 प्रकार के हैं: अस्थाई मूल कण और अस्थाई मूल कण। अस्थाई मूल कणों में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, जबकि अस्थाई मूल कणों में मेसान कण, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो को शामिल किया जाता है।
रसायन विज्ञान में आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमाणु क्रमांक के बारे में जानते हैं जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों, परमाणु का निर्माण 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। किसी नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कैसे निर्धारित होता है? तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसको स्मॉल z से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या या मास नंबर क्या कहलाती है? तो आप जान लीजिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या का फार्मूला है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और ये दोनों ही कण जो है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक, तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। समस्थानिक परमाणु आइसोटोप एटम वो हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। तो आप जान लीजिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम यानी 1H1, ड्यूटीरियम यानी 1S2 और टाइट्रियम यानी 1S3। तो ये समस्थानिक जो है ट्राइट्रियम ये समस्थानिक रेडियोधर्मी गुण प्रदर्शित करता है। और आप जान लीजिए, समस्थानिक परमाणु संख्या समान हो यानी प्रोटॉन की संख्या आप देख सकते हैं सभी में 1 है, लेकिन इनका परमाणु भार अलग अलग है। अब समभारी परमाणु या आइसोबार किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो योग है वो समान होता हो। प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी, और आप एक वर्ष याद रखिए, 1902 में मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम के खनिज पिच ब्लेंड में 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है। रेडियम नामक रेडियो सक्रिय तत्व की खोज मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा की गई थी। अब आइए नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जानते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति या कमी का ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है या परिवर्तन होता है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? तो जब कोई एक बड़ा परमाणु 2 या 2 से अधिक छोटे परमाणुओं में विखंडित होता है, यानी एक बड़े परमाणु का नाभिक 2 या 2 से छोटे परमाणुओं में विखंडित होता है, तो इस प्रक्रिया में जो है बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और विखंडन प्रक्रिया सामान्य रूप से प्रकृति में घटित नहीं होती है। विखंडन प्रक्रिया में 2 परमाणुओं को विभाजित करने में बहुत कम ऊर्जा लगती है। और आप जान लीजिए, नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन जो है 2 हल्के परमाणुओं का एक भारी परमाणु नाभिक में संलयन नाभिकीय संलयन कहलाता है। सूर्य जैसे तारों में संलयन प्रक्रिया घटित होती है, यही उनके अनवरत और अबाध ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों, 2 या 2 से अधिक प्रोटॉन को एक साथ लाने के लिए अत्यधिक उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में आपने जान लिया। नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो रासायनिक विधि द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 लाख गुना अधिक होती है, जैसे परमाणु बम। और संलयन से प्राप्त ऊर्जा विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से 3 से 4 गुना अधिक होती है, जैसे हाइड्रोजन बम।
दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रथम परमाणु बम का निर्माण रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1945 में किया था और परमाणु बम का पहली बार प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया गया था। हाइड्रोजन बम के बारे में जानते हैं तो हाइड्रोजन बम जान लीजिए कि इसके आविष्कारक एडवर्ड टेलर रहे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक 1952 में हाइड्रोजन बम का निर्माण किया गया। इसके निर्माण की प्रक्रिया ये है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों ड्यूटेरियम यानी NH2 या 1D2 और ट्राइट्रियम यानी 1S3 के नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। आइए जानते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है। किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी परमाणु अणु या आयन पर धनावेश का मान बढ़ जाता है और ऋणावेश का मान कम हो जाता है, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है, यानी धनावेश के मान में कमी और ऋणावेश के मान में वृद्धि होती है तो उसको अपचयन कहते हैं। जैसे सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो सोडियम आयन, और देखिए कि एल्यूमिनियम +3 एल्यूमिनियम धनायन में 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं तो एल्यूमिनियम जो है इसका जो है निर्माण होता है। ऑक्सीकरण अपचयन की संयुक्त अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों देखिए, एक तापक्रम होता है -273 डिग्री सेल्सियस और इसको 0 केल्विन कहते हैं। इसको परम शून्य ताप कहा जाता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी इससे नीचे जो है तापमान संभव नहीं है। और जब बैरोमीटर में पारा की ऊंचाई 760 मिलीमीटर रहती है तो उस वायुमंडलीय दाब को सामान्य दाब या एक वायुमंडलीय दाब या 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। अब आइए अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानते हैं। अम्ल यानी एसिड, क्षार यानी बेस और साल्ट लवण। अम्ल के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन यानी H+ आयन उत्पन्न करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। इसे अर्हीनियस का आयनिक सिद्धांत कहते हैं। अम्ल जो है वो खट्टे होते हैं। ये मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और अम्लों के जो जलीय विलयन होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका pH मान जो है वो 7 से कम होता है। क्षार या क्षारक क्या होते हैं तो आप जान लीजिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन यानी OH- आयन जो है देते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसे अर्हीनियस का आयनिक सिद्धांत कहते हैं। क्षारों का स्वाद कड़वा होता है, कसैला होता है और ये फिनाफ्थलीन को गुलाबी, लाल लिटमस पेपर को नीला और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। और क्षारकों का pH मान 7 से अधिक होता है। pH वैल्यू यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है तो ये एक संख्यात्मक मापांक होता है जो पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। pH मान जो है याद रखिएगा 0 से 14 के बीच होता है। जब pH मान 7 होता है तो वो उदासीन विलयन कहलाता है। pH मान दोस्तों आप जान लीजिए, यहाँ पर अगर जो हम pH मान को यहाँ पर 0 माने और यहाँ पर 7 से अधिक माने, यहाँ पर 7 से कम माने, तो आप जान लीजिए 7 से कम जो होता है उसका जो प्रकृति होती है वो अम्लीय है। 7 से अधिक की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोतों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन C कहा जाता है ये आंवला, खट्टे फल और मिर्च आदि में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है आप जान लीजिए खट्टे रसदार फलों जैसे संतरा, नींबू और खट्टे फलों में पाया जाता है।
मैलिक एसिड सेब में, टार्टरिक एसिड इमली, अंगूर और कच्चे आम में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, पालक और चने की पत्ती में, लैक्टिक अम्ल दही में, और मैथेनोइक अम्ल और फार्मिक अम्ल ये चींटी में पाए जाते हैं। फास्फोरिक अम्ल कोको कोला में, ब्यूटायरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। अम्ल और क्षार के बाद आइए लवण यानी साल्ट के बारे में जान लेते हैं। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ लवण कहलाते हैं। ये प्रायः ठोस होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। लवण जल में घुलनशील होते हैं और जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। विभिन्न लवण और उनके अनुप्रयोगों के बारे में जान लीजिए। अमोनियम क्लोराइड या NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड या NaCl उसको साधारण नमक कहा जाता है, ये हमारे खाने में प्रयुक्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH ये कास्टिक सोडा है। सोडियम कार्बोनेट इसको धावन सोडा या धोने वाला सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 इसको बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा कहा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट ये गन पाउडर और आतिशबाजी में प्रयुक्त होता है। कॉपर सल्फेट ये कीटाणुनाशक और विद्युत लेपन में प्रयुक्त होता है, इसको नीला थोथा भी कहते हैं। पोटास एलम या फिटकिरी ये खून बहने के रोकने के लिए यानी स्कंदन हेतु और चमड़े की रंगाई में प्रयुक्त होता है। इसका फार्मूला है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। अमोनियम क्लोराइड या नौसादर यानी NH4Cl ये यूरेनियम और कपड़ों की रंगाई में प्रयुक्त होता है। अब आइए अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी। दोस्तों आप जान लीजिए कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है इसी आधार पर निर्मित है। इसी आधार पर मेंडलीव ने तत्कालीन ज्ञात 63 तत्वों को 7 क्षैतिज पंक्तियों यानी आवर्त और 9 ऊर्ध्वाधर कालमों में सारणीबद्ध किया था। लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है परमाणु भारों के आवर्ती फलन पर आधारित थी। आधुनिक जो वर्गीकरण है ये मोजले का वर्गीकरण है। मोजले ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन करते हुए इस आधार पर बनाया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का मूल आधार है। इसमें 7 क्षैतिज कतारें यानी आवर्त और 18 ऊर्ध्वाधर कतारें यानी वर्ग होते हैं। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु और अंतिम सदस्य कोई निष्क्रिय गैस होता है। आप जान लीजिए परमाणु संख्या 58 से 71 तक और 90 से 103 तक वाले तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे अलग अलग कतारों में रखा गया है। शून्य वर्ग के तत्वों को उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान और आर्गन कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये वर्ग जो है पहले वर्ग के ए उपवर्ग के क्षार धातु यानी अत्यधिक विद्युत धनात्मक और 7th बी उपवर्ग के हैलोजन तत्व यानी अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक के मध्य सेतु का कार्य करता है। मेटल्स पर आते हैं यानी धातुओं के बारे में जान लें। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। धातुओं के जो गुण होते हैं ये आघातवर्धनीय होती हैं। सोना और चांदी सर्वाधिक आघातवर्ध होते हैं यानी पीटने पर ये बढ़ जाते हैं। धातुएं तन्य होती हैं जिससे पतले तार खींचे जा सकते हैं। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। चांदी सर्वोत्तम चालक है और शीशा सबसे निकृष्ट चालक होता है। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसका अपवाद पारा है, गैलियम है और सीजियम है जो कि सामान्य कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। अब आइए विभिन्न धातुओं के महत्वपूर्ण अयस्क के बारे में जान लेते हैं और ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं इनके बारे में जानते हैं। सोडियम के महत्वपूर्ण जो यौगिक हैं साधारण नमक NaCl, सोडा ऐश यानी सोडियम कार्बोनेट, चिली साल्ट पीटर यानी सोडियम नाइट्रेट, क्रायोलाइट यानी Na3AlF6 और बोरेक्स यानी Na2B4O7 × 10H2O।
पोटेशियम के प्रमुख जो अयस्क हैं उसमें सिल्विन यानी KCl, सोनाइट K2SO4 और कार्नेलाइट आते हैं। मैग्नीशियम के प्रमुख यौगिकों में आप देखिए मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट और कीजेराइट आते हैं। कैल्शियम जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट और लाइमस्टोन हैं। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क आप देखिए बॉक्साइट, डायस्पोर और कोरंडम हैं। टिन के अयस्क कैसिटेराइट हैं। लेड का अयस्क है गैलना और सीरूसाइट। कॉपर के अयस्क देखिए क्यूप्राइट, मैल्काइट और एजुराइट हैं। सिल्वर के प्रमुख अयस्कों में अर्जेंटाइट, केराजीराइट और रूबी सिल्वर हैं। और आयरन के आप देख लीजिए हेमेटाइट, लिमोनाइट, ये आयरन के प्रमुख अयस्क हैं। पारा जो है, पारा का निष्कर्षण जो है सिनबार से होता है। जिंक के प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेंड और जिंकाइट हैं। यूरेनियम के अयस्क कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड हैं। थोरियम ये मोनाजाइट बालुका से थोरियम की प्राप्ति होती है। मैग्नीज के प्रमुख अयस्क मैग्नेटाइट और पायरोल्यूसाइट हैं। कैडमियम के अयस्क में ग्रीनोकाइट और सोना ये कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट से प्राप्त किया जाता है या इसका निष्कर्षण होता है। एक रासायनिक प्रक्रिया है लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज है। जंग लगने से लोहे के भार में वृद्धि होती है। आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। ये भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाता है और लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर पर जस्ते की परत चढ़ी रहती है जिसको GI शीट कहा जाता है। और ये धातुओं को या लोहे को संक्षारण या जंग लगने से बचाता है। देखिए सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर भी कहा जाता है जिसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच के निर्माण में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड हार्न सिल्वर कहा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है वो फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। मतदान के समय मतदाता की अंगुली पर जो है जो स्याही होती है इसी स्याही का निशान लगाया जाता है। चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाया जाता है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। दोस्तों प्लेटिनम जो धातु है इसको वाइट गोल्ड या सफ़ेद सोना कहा जाता है और सोने का निष्कर्षण कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। अब आइए उत्कृष्ट या नोबेल गैसेज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए शून्य वर्ग या वर्ग 18 के तत्व हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान और रेडान को अक्रिय गैस या इनेक्टिव गैसेज या निष्क्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैसें न तो विद्युत धनात्मक होती हैं न विद्युत ऋणात्मक होती हैं। रेडान एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है जो प्रकृति में नहीं पाई जाती है। अक्रिय गैसों की खोज आप जान लीजिए कि लोकेयर, रैले और रैमजे महोदय ने किया था। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा आर्गन की होती है और वायु भरे गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को वरीयता दी जाती है क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है और दमा तथा अन्य सांस संबंधी बीमारियों में रोगियों के इलाज के कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों इसकी मात्रा भी होती है। ऑक्सीजन और हीलियम को 1 और 4 के अनुपात में मिलाकर कृत्रिम श्वसन और गोताखोरों को दिया जाता है। विद्युत मरकरी लैंपों में आर्गन को पारा और नियान के साथ मिलाकर अलग अलग आकर्षक रंग देने वाले बल्ब और ट्यूब तैयार किए जाते हैं और ट्यूबलाइट में मुख्यतः आर्गन और पारे की वाष्प भरी जाती है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है जिससे कि जो उसका फिलामेंट है उसका ऑक्सीकरण नहीं होने पाता है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है।
अब आइए जल के बारे में जान लेते हैं। जल जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मृदु जल यानी मीठा जल और कठोर जल यानी हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। तो ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है मृदु जल कहलाता है। ये जल पीने योग्य होता है और इसमें शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज अल्प मात्रा में होते हैं। कठोर जल या जो हार्ड वाटर होता है ये साबुन के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता। इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट लवण उपस्थित होते हैं। तो जल की जो कठोरता होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो अस्थायी कठोरता और दूसरी अस्थायी कठोरता। टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण जो कठोरता होती है उसको अस्थायी कठोरता कहते हैं। इस जल को उबालकर इस कठोरता को दूर किया जा सकता है। लेकिन जो अस्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस होती है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट अथवा क्लोराइड लवण घुले होने के कारण उत्पन्न जो कठोरता होती है, इसे दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेट विधि है और जल में सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 मिलाकर उबालने से भी कठोरता दूर होती है। केतली में जल उबालने से उसकी आंतरिक परत में जो सफ़ेद रंग की परत जम जाती है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं जो कि जल को कठोर बनाते हैं। जल की शुद्धिकरण जो है आप जान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन गैस, पोटास एलम यानी फिटकरी आदि के द्वारा इसका शुद्धिकरण किया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। फलों के रस का परिरक्षण सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है और मोती या पर्ल मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है क्योंकि ये रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर जो है हीमोग्लोबिन परिवहन की क्षमता को घटा देती है, जिससे जो है दम घुटकर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको ड्राई आइस कहा जाता है। और कैल्शियम फास्फेट का उपयोग टूथपेस्ट के निर्माण में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होती है। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा मारने वाली दवाओं में चूहा विष के रूप में किया जाता है और मूत्रालयों के पास जो नाक में चुभने वाली गंध युक्त गैस है ये मूत्र में उपस्थित अमोनिया यानी NH3 के कारण होती है। सीमेंट के बारे में जानते हैं तो सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण है जो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना, फेरिक और मैग्नीशियम ऑक्साइड आदि से निर्मित होता है। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज इंग्लैंड निवासी जोसेफ आस्पेडिन ने 1824 ईस्वी में किया था। आइए देख लेते हैं प्रमुख कांच उनके संघटक तथा उपयोग के बारे में। तो कांच देखिए, यहाँ पर कांच के जो प्रकार हैं उनमें पहला प्रकार सोडा कांच है। सोडा कांच सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का मिश्रण है। इसका उपयोग ट्यूबलाइट, बोतल और दैनिक उपयोग के बर्तन बनाने में किया जाता है। फ्लिंट कांच पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड का मिश्रण है। विद्युत बल्ब, कैमरा और दूरबीन के लेंस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह क्रुक्स कांच जो होता है ये सीरियम ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण है। धूप चश्मों के लेंस का निर्माण इससे किया जाता है। क्राउन कांच पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण है। चश्मों के लेंस इससे बनते हैं। और एक है सीसा क्रिस्टल कांच जो कोई पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण है। इससे महंगे कांच के बर्तन बनाए जाते हैं। उर्वरक या फर्टिलाइजर्स क्या हैं? तो दोस्तों आप जान लीजिए उर्वरक जो हैं पौधों के लिए रासायनिक पोषक पदार्थ हैं। सूर्य के प्रकाश और जल के अतिरिक्त पौधों की वृद्धि और विकास के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हैं।
द्वितीयक पोषक तत्वों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्वों में आप जान लीजिए आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और बोरान हैं। प्रमुख उर्वरक और उनके उपयोग देख लेते हैं। देखिए, जो नाइट्रोजनी उर्वरक हैं, इस प्रकार के उर्वरक मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमोनियम सल्फेट जो है ये महत्वपूर्ण उर्वरक है। इसका फार्मूला है NH4 का ट्वाइस SO4 यानी अमोनियम सल्फेट। इसमें नाइट्रोजन 20 से 23% तक होता है और ये मृदा पर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कैल्शियम साइनाइड यानी CaCN2, नाइट्रोजन इसमें 40% होता है CaCN2 और कार्बन का मिश्रण नाइट्रोलियम कहलाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो इसमें नाइट्रोजन 20% होता है। और आप जान लीजिए फास्फेटिक उर्वरक जो होते हैं फास्फोरस की आपूर्ति के लिए, इस प्रकार के उर्वरक मृदा में फास्फोरस की कमी को पूरा करते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ये पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं। कैल्शियम सुपर फास्फेट, तो CaH2PO4 का ट्वाइस और जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट, ये फल और बीजों के विकास के लिए आवश्यक उर्वरक हैं। मिश्र धातु या एलॉय क्या हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मिश्र धातुएं अपने अवयवी धातुओं से कठोर होती हैं। इसमें पीतल, आप देख लीजिए पीतल में तांबा और जिंक होता है, तो कॉपर 70% और जिंक 30% होता है पीतल में। इसका प्रयोग बर्तन, मूर्तियां और अन्य उपकरण बनाने में किया जाता है। कांसा या ब्रांज, ये कॉपर 88% और टिन 12% होता, इसमें बर्तन, मूर्तियां और सिक्के बनाए जाते हैं। टांका या सोल्डर, इसमें लेड Pb 50 से 70% और टिन 30 से 50% होता है। ये धातुओं को जोड़ने और टांका लगाने में काम आता है। गन मेटल में कॉपर 88%, टिन 10% और जिंक 20% होता है। ये बंदूक, तोप और गियर बेयरिंग बनाने में गन मेटल का प्रयोग किया जाता है। टाइप धातु या टाइप मेटल आप जान लीजिए, इसमें Pb यानी लेड, Sb और Sn यानी टिन होता है। ये मुद्रण के काम में आता है। कृत्रिम सोना कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्रण है। इसमें कॉपर 90% और एल्यूमिनियम 10% होता है। ये आभूषण और मूर्तियां बनाने में प्रयुक्त होता है। जर्मन सिल्वर पूछा जाता है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर उपस्थित नहीं होता है। ये कॉपर, जिंक और निकिल का मिश्र धातु है। इससे बर्तन और मूर्तियां बनाए जाते हैं। मैग्नीशियम, इसमें एल्यूमिनियम और ये मैग्नीशियम का मिश्रण है। जहाज और वायुयान की बॉडी बनाने में मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। ड्यूराल्यूमिन, तो इसमें एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम और मैग्नीज होता है। एल्यूमिनियम 95%, 4% कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज 1% होता है। ये वायुयान और प्रेशर कुकर बनाने में ड्यूराल्यूमिन जो मिश्र धातु है उसका प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम ब्रांज, इसमें कॉपर 90 और एल्यूमिनियम 10% होता है। मुद्रा, आभूषण और सिक्के बनाने में प्रयुक्त होता है। इसी तरह आप देखिए स्टेनलेस स्टील यानी जो जंग रहित इस्पात होता है, ये लोहा, निकिल और कार्बन, लोहा, निकिल और कार्बन का मिश्रण होता है। मोटर गाड़ी और बर्तन आदि बनाने में स्टील, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, पारे के साथ किसी अन्य धातु का जो मिश्रण है उसको अमलगम कहते हैं। पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता, इसलिए पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है। अब आइए कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। प्रमुख कार्बनिक यौगिक और उनके अनुप्रयोग से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। सोडियम बेंजोएट, तो ये अचार, मुरब्बा, चटनी, फलों के रस आदि को खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक एसिड भी खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। एथिलीन ग्लाइकाल, ये मोटर गाड़ी में प्रतिहिमकारक या एंटी आइस एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये शॉर्ट सर्किट से लगी आग बुझाने में। टार्टरिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में। सिट्रिक अम्ल का प्रयोग अचार, मुरब्बों के परिरक्षण में। नेफ्थलीन का प्रयोग जो है कपड़ों के बीच
कीड़े या जिसको हम लोग कुनैन की गोली कहते हैं, इसकी गोलियां कपड़ों के बीच रखने पर कीड़े नहीं लगते हैं। टीयर गैस या आंसू गैस भीड़ को तितर बितर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और क्लोरीटोन, ये यात्रा के दौरान चक्कर आने की दवा है क्लोरीटोन। गैमेक्सिन और डीडीटी, तो आप जान लीजिए कि ये कीटाणुनाशी के रूप में प्रयुक्त होता है। मरकेप्टेन, तो दोस्तों मिथाइल मरकेप्टेन का प्रयोग एलपीजी के रिसाव का पता लगाने में किया जाता है, और ये जो एलपीजी की महक होती है उसमें मरकेप्टेन मिलाकर उसको थोड़ा सा इसमें महक लाई जाती है ताकि उसके रिसाव का पता लगाया जा सके। पोटेशियम परमैंगनेट, ये जीवाणुनाशी दवा के रूप में प्रयुक्त होता है। इथेफान कैल्शियम कार्बाइड, ये फलों को पकाने में। पॉलीकार्बोनेट, बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और आप जान लीजिए ऑक्जेलिक एसिड फोटोग्राफी में। और एलिथ्रिन और पायरेथ्रिन का प्रयोग मच्छर भगाने वाली दवा के जो है और कॉइल के निर्माण में किया जाता है। प्रमुख विस्फोटक या एक्सप्लोसिव के बारे में जानते हैं। RDX, इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन है। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। दोस्तों RDX जो है इसको आप जान लीजिए अमेरिका में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजन और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। RDX की खोज 1899 में हैनिंग के द्वारा की गई थी। डायनामाइट भी प्रमुख विस्फोटक है, आप इसके बारे में जानते होंगे। ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे या कीजेल गुड़ में जो है अवशोषित करके बनाया जाता है। वर्तमान में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार 1866 में किया था। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेलुलोज की मात्रा उपस्थित होती है। TNT, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन को TNT और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG कहलाता है। ये भी महत्वपूर्ण विस्फोटकों में से एक है। TNP को ट्राई नाइट्रोफिनाल कहा जाता है। और कार्डाइट, इसे सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था। गन पाउडर, इसमें 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 15% चारकोल और 10% सल्फर उपस्थित होता है। अब आइए रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज के बारे में जानते हैं। हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं, 9th में जब आते हैं, अब तो 7वीं 6वीं 7वीं में आ गया। इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की। प्रोटॉन रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। मेसान कणों की खोज जो है युकावा ने। पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन ने। परमाणु नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने। और परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु क्रमांक जो है ये मोजले के द्वारा इसकी खोज की गई थी। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा वर्णित किया गया था। अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। और आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के द्वारा निर्मित की गई थी। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी जो निर्मित की थी वो जो है तत्वों को क्रम में रखने का पहला प्रयास था। आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माणकर्ता मोजले हैं। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। और परमाणु अष्टक नियम न्यूलैंड्स का है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन का है। और सापेक्षिकता का सिद्धांत भी आइंस्टीन का है। गैसों का विशरण नियम ग्राहम ने दिया था। विद्युत अपघट्य का नियम फैराडे द्वारा प्रस्तुत किया गया। पीएच मापक्रम सारेंसन द्वारा पीएच मापक्रम की खोज की गई थी। रेडियम मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने खोज की थी। थोरियम और उत्प्रेरक बर्जीलियस ने। और यूरेनियम क्लैप्रोथ के द्वारा खोज इसकी की गई थी। प्रमुख रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और सूत्र। तो साधारण नमक या खाने वाले नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सुहागा को बोरेक्स कहते हैं। सोडा ऐश का जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट है। और हाइपोबिलियम सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। कास्टिक पोटास का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। विरंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर। और चूने का पानी या बुझा हुआ चूना ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, ये बुझा हुआ चूना है।
बिना बुझा हुआ चूना ये कैल्शियम ऑक्साइड है। चूने के पत्थर का नाम कैल्शियम कार्बोनेट, और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चाक भी कैल्शियम कार्बोनेट। नौसादर दोस्तों जान लीजिए अमोनियम क्लोराइड या NH4Cl है। लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, और जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है। प्लास्टर ऑफ सल्फेट जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम लेड परऑक्साइड है। म्यूरेटिक अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियाल यानी विट्रियाल का तेल जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियाल भी कहा जाता है। और अम्लराज जिसको एक्वारेजिया कहते हैं, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1 और 3 के अनुपात में मिश्रण जो होता है इसको अम्लराज या एक्वारेजिया कहा जाता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम को कहते हैं। गैमेक्सिन ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6 का जो है इसको जो है कीटाणुनाशक या गैमेक्सिन जो है कीड़े मकोड़ों के खरपतवार नाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फास्जीन गैस ये कार्बोनिल क्लोराइड को कहते हैं फास्जीन। सिरका ये जो है एसिटिक एसिड होता है। कार्बोनिल अम्ल फिनाल है। मंड जो है स्टार्च को कहते हैं। अंगूर का रस जो है ये ग्लूकोज है। फ्रियान डाइक्लोरो टाइफ्लोरोमेथेन है। और यूरिया आप जान लीजिए इसको कार्बाइड कहते हैं। NH2CO इसका सूत्र है। क्लोरोफार्म ये जो है निषेचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ट्राईक्लोरोमीथेन जो है ये क्लोरोफार्म है। आयोडोफार्म ये ट्राई आयोडोमीथेन है। और MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, आप जानते हैं भोपाल गैस दुर्घटना जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुआ था। प्रमुख रोग और उनके कारकों के बारे में जान लेते हैं। रक्त कैंसर का कारक बेंजीन है। इटाई रोग कैडमियम से होता है। मिनीमाटा व्याधि की जो व्याधि का कारण पारा है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से। ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक की जल में अधिकता से। विल्सन रोग तांबा की अधिकता से। और लौहमयता यानी सिड्रोसिस रोग ये आयरन की अधिकता से होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान खंड के सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का क्विक रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।